हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 27 फेब को जो केमिस्ट्री का आपका एनुअल एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेट 1 से। देखिए सेट 1 में सेक्शन ए जो है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन एयर इट गिव्स। तो देखिए जब MnO2 को आप रिएक्ट करते हैं KOH से तो वहां पे आपको ग्रीन कलर का ये जो आपका K2MnO4 है वो वहां पे दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन लिगेंड EDTA। देखिए EDTA जो होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका हेक्साडेंटेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वही यहाँ पे आपको करेक्ट यहाँ पे आंसर देने वाला है, राइट, जहाँ पे आपका पोली है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म्स चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो देखिए चिलेट कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए आपका कि एक तो यहाँ पे एक से ज्यादा डोनर एटम होने चाहिए, राइट। तो मोनोडेंटेट जितने भी यहाँ पे लिगेंड हैं ये बाकी सभी मोनोडेंटेट हैं, तो कोई भी यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका चिलेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, रिंग फॉर्म कर सकता है, राइट। देन आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू X। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा कार्बन एटम जो है वो X से जुड़ा हुआ है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये sp3 है, यहाँ पे भी ये sp3 है, यहाँ पे जो ये आपका कार्बन एटम है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका sp2 है। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। डी में भी sp3 है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो अगर आप देखेंगे बाकी सब में इन दो ऑप्शन में आपके पास एल्काइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे H को यहाँ पे डोनेट करते हैं, राइट, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये है आपका फिनोल, ये आपका यहाँ पे एसिडिक है, और यहाँ पे जो ये Cl है ये आपको प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपका आंसर है। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन एनिसोल रिएक्ट विद HI। तो एनिसोल देखिए आपके पास क्या होता है, एनिसोल होता है आपके पास OCH3। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमें HI से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका बनेगा फिनोल OH प्लस आपके पास आ जाएगा CH3I, राइट। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद है आपके पास सेवंथ क्वेश्चन इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर की आपको स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है और इस केस में आपको इथीन मिलता है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास बी, एट क्वेश्चन एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ देम। तो देखिए अगर आपके पास ए और बी जो है आपके पास दो लिक्विड और इनका आपके पास एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। तो अगर वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तो वहां पे पॉजिटिव डेविएशन का केस बनता है। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.225. The mole fraction of non-volatile solute is। देखिए non-volatile solute के केस में आपके पास जो है फॉर्मूला है जो ये बनता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू आपके पास बनता है मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन पूछा है और इसकी आपको वैल्यू दी गई है रिलेटिव लोअरिंग की, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 0.225। इसके बाद 10th क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखिए जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का तो वहां पे कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ अ रिएक्शन। तो देखिए जो कैटलिस्ट है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज कर पाता है, उसको डिक्रीज कर देता है, राइट। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो है आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन
gives Q, the rate of disappearance of P increases by a factor 8 upon doubling the concentration of P. तो आपने P से आपने 2P कर दिया है और जो आपकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसका फैक्टर ऑफ 8 बन जाती है, राइट, फैक्टर ऑफ 8, तो 2 से 8, राइट, इसका मतलब क्या है 2 रेज टू पावर जब आप 3 करते हैं तभी आपको 8 मिलता है, राइट। तो ये आपको इस तरीके से देखना होता है कि अगर आप डबल करते हैं और आपकी जो रेट भी है वो भी अगर आपकी डबल हो जाती है तो यहाँ पे ऑर्डर होता है 1। अगर आप डबल कर रहे हैं और यहाँ पे आपको जो रेट है वो आपकी 4 टाइम्स हो जाती है, मींस 2 रेज टू पावर आपको मिलता है 2, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है 2। तो आपको यहाँ पे पावर देखनी है और यहाँ पे अगर आपने, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास जो रेट है वो 8 टाइम्स हो रही है, तो 8 कब आएगा, जब आप 2 रेज टू पावर 3 करेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर भी क्या होता है 3। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 3, 2 रेज टू पावर 3, देन यू विल गेट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो देखिए 13 क्वेश्चन है आपका, असर्शन गिवन है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद रीजन है एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। तो ये भी एक ट्रू आपकी स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, आपके पास ये रिएक्शन होती है। तो ये जो है आपका, ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड है और यहाँ पे अगर आप ARX लेते हैं तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये आपकी नहीं होती, राइट, ये रिएक्शन नहीं होती। इसी की जगह पे अगर आप RX लेते हैं, आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो ये जो N है यहाँ पे R के साथ कंबाइन कर जाता है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आपका थैलेमाइड है, एनायन है, तो ये आपका जाके R के साथ कंबाइन करता है, राइट। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मीन्स कि आपका असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ट्रू हैं और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर हो जाएगा ए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन गिवन है यूरासिल बेस इज प्रेजेंट इन DNA। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, DNA में यूरासिल नहीं होता। इसके बाद रीजन दिया है DNA अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, DNA आइडेंटिकल या सिमिलर कॉपी जो है वो जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास डी, जहाँ पे आपका असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन गिवन है डाइएजोनियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है। इसके बाद रीजन है डाइएजोनियम सोल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन्स शो रेजोनेंस। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, एलिफेटिक अमीन्स जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करते, राइट। तो इसीलिए जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 1 मार्क या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। असर्शन गिवन है पैरा नाइट्रो एनिलीन इज अ वीकर बेस कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड देन पैरा टोल्विडीन। तो देखिए क्या है, एक में है आपके पास नाइट्रो ग्रुप एनिलीन पे और पैरा टोल्विडीन में आपके पास है CH3। तो आपको पता है कि जो नाइट्रो है वो आपका एसिडिटी को इंक्रीज करता है, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद रीजन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन पैरा नाइट्रो एनिलीन मेक्स इट अ वीकर बेस। तो ये भी आपका वही बात कह रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होती है या बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए, असर्शन रीजन दोनों ही यहाँ पे ट्रू है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं सेट 2। तो सेट 2 में भी आपके पास सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ SO3 नेगेटिव विद MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम इज। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरीके से होती है, SO4 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव। ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है SO4 नेगेटिव प्लस में आपको देता है Mn2 पॉजिटिव। और आपके पास यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, H पॉजिटिव को इंक्रीज किया है, राइट। तो
बेसिकली आपको यहाँ पे SO3 से क्या मिलता है, SO4 2 नेगेटिव मिलता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है कि EN जो है वो आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। तो यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयोनाइजेबल, जो आपको आयंस नहीं देता। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाकी जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी और डी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपको कुछ आयंस दिखाई दे रहे हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं। ए ऑप्शन में आपको कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी या जो स्पीशी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है, मतलब वो आयोनाइज नहीं होगी, तो वो कलेक्टिव फॉर्म में रहेगी। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका नॉन आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक क्या होता है, आपका जो आपकी बेंजीन रिंग है वहां पे जो जुड़ा हुआ आपके पास कार्बन है उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। तो हैलाइड है तो एक्स भी लगा हुआ होगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे नहीं है, ओके। नेक्स्ट कार्बन से आपका एक्स जुड़ा है, यहाँ पे भी नहीं है, ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है। जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है, फोर्थ का होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। तो अगर हम देखें बी सी डी में सभी में फिनोल है, राइट, लेकिन मिथाइल है, यहाँ पे मिथोक्सी है, यहाँ नाइट्रो है। नाइट्रो ग्रुप जो है ये फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। मिथोक्सी और मिथाइल ये क्या है, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो आपका बी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको एक कंपाउंड दिया है और यहाँ पे HI से रिएक्शन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा है सेट 1 में एनिसोल के साथ। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखना है, राइट। कार्बोकैटाइन की जब आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो आपको करेक्ट आंसर देगा। I will goes to this, ओके, दिस कार्बोकैटाइन टर्शरी, और जो आपका H है वो यहाँ पे क्या बना देगा, मीथेनॉल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन। तो एस्पिरिन जो है वो सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से आप फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन। तो मैंने बताया आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट आप इंक्रीज करते हैं तो मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है मतलब कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है, राइट। तो 8 का हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2। तो इस केस में जो आपका कॉपर है वो आपका कैथोड पे आपका फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स, द रेट कांस्टेंट। देखिए हमें पता है कि जब आप टी हाफ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर तो उसका रिलेशन है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे हाफ लाइफ आपको दिया है जो है आपका 1386, ये है आपका 0.693 अपॉन के। तो के आपने निकालना है तो आपने क्या करना है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.693 को 1386 से, तो ये आपके पास आने वाला है 0.005 आने वाला है, राइट। तो इस तरीके से जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 0.225। तो ये सेट ए में भी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है, डी आपका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस गिवन बाय, एंड रेट जो है वो आपकी ये है। तो ये ए पे भी डिपेंड कर रही है और आपके बी पे भी डिपेंड कर रही है, राइट। तो अब जो ऑप्शन है वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए यहाँ पे पहले बोलता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यस इट विल इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, yes in this case also it will increase because it is depending upon the amount of your B or B2. Then C, increasing the temperature, obviously when you will increase the temperature rate constant or your rate will increase. So जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। आपने सभी ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना है। इसके बाद आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन है आपका, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड
सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एरोमेटिक को आप फॉर्म नहीं कर सकते, एलिफेटिक को कर सकते हैं। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन है एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने आपको पिछले सेट में इसकी रिएक्शन भी आपको लिख के बताई है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, जहां पे असर्शन फॉल्स है और आपका रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन है यूरासिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। आरएनए अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन, ये फॉल्स है। आरएनए सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करता। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, जहां पे असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। डाइएजोनियम सोल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एरोमेटिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो रीजन आपको यहाँ पे ट्रू है और जो असर्शन है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। आपका जो ये कंपाउंड दिया है इसको बोल रहा है कि ये लेस बेसिक है एनिलीन से, या आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है एनिलीन से। इसके बाद रीजन जो है वो है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आपकी डिक्रीज होगी तभी आपकी एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो असर्शन और रीजन दोनों ही आपके ट्रू स्टेटमेंट हैं। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ए। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट सेट, जो आपका सेट सी था। अभी अगर आप देखें सेट ए और बी दोनों ही आपके एवरेज थे, आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं आपका सेक्शन ए जो सेट सी का है। फर्स्ट क्वेश्चन है वन टॉप फैक्टर फॉर द K2SO4 सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन इज। तो देखिए अगर आप इसको आयोनाइज कराते हैं तो हमें पता है कि आपको इस तरीके से 3 जो है आपको आयन मिलते हैं। तो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, बी, मतलब कि 3। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, डाइल्यूशन अफेक्ट्स बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। आपको बताना है कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और सेम ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी। देखिए जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो भी आपके इंक्रीज होते हैं। अब अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो जो नंबर है वो वहां पे डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, राइट। तो इसका जो डी आपका आंसर है वो होगा करेक्ट, कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आरओ नेगेटिव है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्रिएट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सी एटम मार्क्ड विद स्टार इज कायरल। तो कायरल में आपको पता है कि कार्बन के अराउंड जो आपकी 4 वैलेंसी हैं या जो 4 ग्रुप हैं वो चारों डिफरेंट होने चाहिए, राइट। तो अगर हम ए में देखें चारों डिफरेंट हैं तो ये आपका कायरल होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी चारों डिफरेंट हैं, आपके थर्ड ऑप्शन में भी डिफरेंट हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम। तो ये आपका कायरल नहीं होगा। इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे आंसर देखें तो जो ए ऑप्शन है वो आपको करेक्ट आंसर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस 16 टाइम्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम। मैंने आपको बताया था आपने पावर में देखना है। तो अगर कोई ए है उसको आप 4 टाइम कर रहे हैं तो जो आपकी रेट है वो आपकी 16 टाइम आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप इसका रेस टू पावर 2 करते हैं तब आपको ये 16 मिलता है, राइट। तो इस पावर को आपने ऑर्डर कंसीडर करना है। तो 4 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। तो देखिए इन हियरिंग एड्स में हमें छोटे सेल जो लगते हैं वो होते हैं मरकरी सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक्स द ट्रांजिशन मेटल मोर हार्ड। ओके, तो उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज फोस्जीन। तो वो जो पॉइजनस गैस है उसका नाम क्या है, फोस्जीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स द वन विच विल प्रोड्यूस टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ऑन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाना है। तो अगर आप सभी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो डी ऑप्शन में ही ऐसा पॉसिबल है जहां पे आपको टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल मिलने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट नेम बताना है। आपको सारी कंडीशंस दी गई हैं, इस नेम रिएक्शन है एक्चुअली ये, तो जो आपका ए ऑप्शन है सेंड मी अ रिएक्शन वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस बताती है अमीनो एसिड्स की उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन अगेन आपके पास असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। ट्रू स्टेटमेंट है, यूनिट दोनों की सेम होती है। इसके बाद इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी आपकी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन है कि जिरकोनियम और हेफनियम जो है उनकी आपकी सिमिलर एटॉमिक रेडियाई है। तो हमें पता है कि ये 4D ट्रांजिशन सीरीज से है, ये 5D, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो इनकी एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। और तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एटॉमिक रेडियस आपकी सिमिलर है। रीजन भी आपका ठीक है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन आपको दिया है पैरामिथोक्सीफिनोल जो है इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन मेटामिथोक्सीफिनोल। देखिए जो मिथोक्सी ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा कि एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन, तो अगर पैरा की अगर हम बात करें तो पैरा पे जो है ये +R शो करता है, राइट। और मेटा पे जो है ये क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है, -I इफेक्ट शो करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी कि ये स्ट्रोंगर एसिड है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मेटा जो है वो आपका स्ट्रोंगर एसिड है। रीजन है मिथोक्सी ग्रुप एक्सर्ट्स +R इफेक्ट एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इसी वजह से ऑर्थो और पैरा पे ये +R शो करेगा। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट थी। तो इसीलिए जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, SN2 मैकेनिज्म में, इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जब आप SN2 करेंगे, ओके, 1 ब्रोमोब्यूटेन का, क्योंकि ये आपका 1 डिग्री है तो यहाँ पे आपका SN2 होगा या इन्वर्जन होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद द रिएक्शन इज SN2 एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हमें ये भी पता है कि SN2 में आपकी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए जो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो इस तरीके से हमने तीनों सेट के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो आपके तीनों सेट हैं यहाँ पे जो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं वो तीनों सेट जो हैं वो आपके एवरेज, जो अगर मैं बात कहूँ लेवल के हैं, तो आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो आपको इस तरीके की वीडियोस अगर देखनी है तो काइंडली आप लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।